नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे शिवानी जी की प्रिय कहानियों में से एक कहानी चील गाड़ी। तो आइए सुनते हैं। काश मैं अपने विदेशी अतिथि दल के साथ असम के उस गहन वन में आयोजित नागा सहभोज में न गई होती। सुपारी के पेड़ और पानों के झुरमुट के बीच एक विराट अग्निस्तूप की लाल लाल लपटें आकाश को चूम रही थीं। विचित्र परिधान में अंगों को मोड़ता मरोड़ता एक नागा तरुण हमारे स्वागत में अपनी रणसिंघी को आकाश की ओर उठाकर फूंकने लगा था। उस रणसिंघी की मीठी स्वर लहरी ने मुझे फिर बेचैन कर दिया। एक बार मेरे जीवन में ऐसी ही रणसिंघी और बजी थी। कानों को फाड़कर झूलते, भैंस के सींगों के काले कुंडल झुलाता अवधूत जोगी समरनाथ बाजी अपने गांजे से आरक्त नयन आकाश को उठा टेढ़ी रणसिंघी को बांके मुद्रा में साधे ऊर्ध्वमुखी फूंक दे उठा था। आज इसी विस्मृत फूंक की स्वलहरी ने कुमायूं के गगनांगन को पार कर इस अपरिचित असम के आकाश को घेर लिया है। जिन स्मृतियों को मैंने अमानवीय दुस्साहस से कुचल दिया था, वे आज फिर जीवंत हो उठी। लेडी ब्रैंडन को असम के मूंगा रेशम का पूरा थान भेंट किया गया है। वे उसे बार बार गालों से लगा उसकी स्निग्धता में आकंठ डूबी जा रही हैं। विदेशी राजदूत की पत्नी के भारत दर्शन यात्रा दल में मुझे सम्मिलित कर विशिष्ट सम्मान दिया गया है, यह मैं जानती हूँ। इस समय मुझे क्या क्या कहना चाहिए वह भी मुझे ज्ञात है। असम के इस मूंगा रेशम की विशिष्टता, रणसिंघी के स्वर संगीत की व्याख्या, नागा मुखिया के गले में झूलती मुंडमाला की मौलिकता, इन नाना विषयों पर मैं घंटों धारा प्रवाह बोल सकती हूँ, किंतु रणसिंघी बीच बीच में बजती जा रही है। तरुण वादक का नंगा शरीर आग की लपटों में ताम्रवर्णी लग रहा है। वह बार बार मुझे ही देख रहा है, जैसे मुझे चुनौती दे रहा हो। देखो ना, भूले बिसरे चेहरे बिसरना क्या इतना आसान है? बड़ी अम्मा, देबूलला, बाबूजी, कुंदन और गैरिक वसंतधारी स्वामी आत्मानंद सब जैसे हाथ बांधे मंडलाकार इस अग्नि स्तूप की परिक्रमा करने लगे हैं। अल्मोड़ा के गिरजे के मीठे घंटे देवदार के घंधरूमों से टकराते बार बार गूंज रहे हैं। मिशन स्कूल को जाती, हंसती खिलखिलाती, सीटी बजाती ईसाई लड़कों की लंबी कतार पूरी सड़क को घेर रही है और समरनाथ बाजी की उसी करुण स्वर लहरी के साथ नेपाली कुलियों के कंधे पर हुमकती मेरी डोली मायके की देहरी कल्पना लोक में एक बार लांघ रही है। घूंघट की यवनिका के बीच बार बार नथ के लटकन का दृष्टि व्याघात पड़ रहा था। फिर भी मुझे चाची के गोरे गोल हाथ का बंधा पीले लाल सूत का कंकड़ स्पष्ट दिख रहा था। बाबूजी की तीखी नाक पर रोली पर चिपकाए गए अक्षत बिखर गए थे। उन्हें कंधे के लाल दुशाले से पोंछते वे दाड़िम के पेड़ के नीचे खड़े एकटक मेरी डोली को देख रहे थे। शायद पहली बार उन्हें अपनी मातृहीना पुत्री पर दया आ रही थी। उन्हीं के पास खड़ा कुंदन अपने अल्लम खल्लम कोट में बेहद दुबला लग रहा था। उदास भयत्रस्त आंखों से वह तेजी से ओझल होती डांडी को देखकर एकाएक रो पड़ा था। मातृहीन भाई के उस रुदन की सिसकियाँ आज फिर जैसे किसी टेप रिकॉर्डर पर बजने लगी हैं। मेरा कन्यादान चाची ने ही किया था। विमाता अपने 17 दिन के शिशु को लेकर मायके चली गई थी। सहसा किस बात को लेकर उनकी बाबूजी से ठन गई, कोई भी नहीं जान पाया। वैसे उन्हें मेरी अंत्येष्टि क्रिया देखकर संतोष ही होता। सप्तपदी के समय मेरे पति को खांसी का ऐसा विकट दौरा पड़ गया था कि क्षण भर को बाबूजी का चेहरा भी पीला पड़ गया। कल ही तो पीपी लगी है। बरपक्ष की फुसफुसाहट मेरे कानों में गर्म शीशा उड़ेल गई थी। पीपी किस जानलेवा राजयोग में लगता है, यह मैं भी जानती थी। पीपी लगने की पीड़ा से कराहती मृत्यु पथगामिनी रुग्णा माँ के चेहरे को क्या मैं भूल सकती थी? विमाता के षड्यंत्र ने ही मुझे दुर्भाग्य का द्वार खटखटाने भेज दिया था। फिर वे स्वयं क्यों कन्नी काट गईं? संसार में ऐसे भी बहुत से व्यक्ति मिलते हैं
जो बकरे की बलि नहीं देख सकते, किंतु उसका मांस मज्जा चिचोड़ कर खाने में उन्हें बड़ा आनंद आता है। बाबूजी ने शायद पहले उस रिश्ते में कुछ आपत्ति की थी, पर मेरे ससुर मेरी विमाता के मामा लगते थे, इसी से बाबूजी की दाल नहीं गल पाई। मेरे ससुर के वैभव का अंत नहीं था। यह ठीक था कि मेरी 2 विधवा जेठानियाँ और एक विधवा ननंद मेरी ससुराल की स्थायी सदस्याएँ थीं, किंतु उस 20 कमरों के विराट महल में क्या 30 आश्रिताएँ भी रहती तो भी मेरा उनसे टकराने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। सास थी नहीं, मेरे पति की विधवा ताई ने ही उन्हें पाला था। मेरे ससुर की अनुपस्थिति में वे ही घर की देखभाल करती थीं। दिन डूबे मेरी बारात नैनीताल पहुंची थी। भारी जामदानी लहंगे और दोहरे पिछौड़े के भार से दोहरी होती मैं, जिसके हाथ का सहारा लेकर उतरी, उसका गौरवर्ण देखकर क्षण भर को मैं संशय में पड़ गई। मैंने तो सुना था मेरे पति काले भुजंग हैं। ससुर कुल के उसी अपयशी काले रंग को मिटाने के लिए ही तो मेरा आह्वान हुआ था। आज तक कुल और समृद्धि देखकर बहुएं लाया जोशी जी, मेरे ससुर ने बाबूजी से कहा था। इसी से घर का नैन नक्श चौपट हो गया। अब के सोचा, भाड़ में जाए समृद्धि, चांद सी बहू लाकर कुंदन से नातनियाँ जुटाऊंगा, चाहे बहू गांव की ही क्यों न हो, पर हो लाखों में एक। सचमुच ही अपनी दोनों जेठानियों और ननंदों को देखकर मैं भय से स्तब्ध रह गई थी। कैसा चेहरा था बड़ी जेठानी का, बालों से भरा संकुचित ललाट, अंदर को धंसी क्रूर आँखें, बाहर को निकले विकराल गजदंत और एकदम मुंडा सिर। दूसरी जेठानी भी उन्हीं की टक्कर की ही थी। हरिद्वार से वे भी बड़ी के साथ हाल ही में सिर मुड़ाकर लौटी थी। वैधव्य से दोनों का चेहरा और भी भयानक लगने लगा था। बड़ी जेठानी के कोई भी संतान नहीं थी। दूसरी के एक राक्षसाकृति अपंग पुत्र था, उसे वे 24 घंटे गोदी में टांगे रहती। 15 वर्ष के उस विचित्र जीव की आंखें किसी भूखे वन्य पशु की सी ही थीं। कभी कभी वह आँख की पुतलियों को लट्टू सा घुमाता, मेरी ओर देखकर ही करके हंस देता और अपने हंडे सा भीम मस्तक हिलाने लगता। मैं भय से काँप उठती। बड़ी ननंद कलकत्ता के एक समृद्ध कुमाऊनी परिवार में ब्याही थी। बंगाल के सुदीर्घ प्रवास ने उनके चेहरे की रही सही कांति भी छीन ली थी। अपने 2 काले बच्चों की और भी काली आया के साथ वे एक दिन मुझे घेर कर बैठी। ढोलक पर मेरे दुरागमन के गाने से मेरे मायके की दुर्गति गाथा गाती मेरी दोनों जेठानियों को पुलकित कर रही थीं। बन्नी की दादी को ले गया मुसल्ला, मुसल्ले में शोर मचा रे। मेरी दोनों जेठानियाँ मेरी दादी के ही मुसल्ले के साथ भाग जाने से संतुष्ट नहीं थीं। वे तालियां बजाती मेरी अम्मा, चाची, नानी सबको बारी बारी से मुसल्लों के साथ भगाती हंसी की लहर से कमरा गुजार रही थीं कि सहसा वही सुपुरुष हमारे बीच आकर खड़ा हो गया जिसने मुझे बस से उतारा था। मैं आपका देवर हूँ भाभी जी। देखता हूँ सुंदरी भाभी को अशोक वाटिका की काली राक्षसियों ने घेर ही लिया। इनमें एक त्रिजटा भी है भाभी, उन्हीं के चरण गहो, समझी। आसपास के काले श्रीहीन चेहरों के बीच बड़ी अम्मा के हंसमुख चेहरे को मैंने पहली बार ठीक से देखा। उन उदार आंखों में न जाने क्या था कि मेरा माथा स्वयं ही नत हो गया। आग लगे बज्जर पड़े इन देबूलला पर। मेरी गजदंती जिठानी बनावटी क्रोध से तेवर चढ़ाकर बोली, जहाँ हम औरतों को बैठी देखा वहीं घुस आए। हंसी टिटोली की भी तो एक उम्र होती है लला, अब हमारी तुम्हारी क्या उम्र, यह उम्र रह गई है। पर चलो, घर में पहली बार सुंदरी बहू आई है, तुम्हारे भी साथ खून माफ़ करती हूँ। देबू लला बड़ी अम्मा के भतीजे थे। हाल ही में उनकी बदली भी नैनीताल की हो गई थी, इसी से वे अपनी बुआ के साथ रहने लगे थे। विवाह का भंडार उन्हीं के पास था और मेरी जिठानियाँ वक्त बेवक्त उन्हीं से उलझी रहती। एहो लला, चाबी दे दो, नारियल निकालने हैं। बड़ी जिठानी देबू लला के चौड़े कंधे पकड़कर हिला देती। नहीं बाबा। देबू लला पान की पीक मुख में गुलगुलाते ठिठोले की रसपूर्ण पिचकारी छोड़ देते। राम भजो, तुम विधवा भाभियों की नियत बिगड़ते क्या देर लगती है। गई नारियल निकालने और चट से 4 लड्डू मुंह में धर लिए। हाय राम, मैं मर गई। सुनती है मजली, आज इनके लिए एकादशी के दिन हम अपना धर्म भ्रष्ट करेंगी, अनाज के लड्डू चुराकर। बल खाती दोनों जेठानियाँ देबू लला पर अकारण ही लुढ़क पड़ती।
उन दोनों का मुग्धा किशोरियों का सा सस्ता अभिनय देखकर मुझे कभी बड़ी झुंझलाहट होती, पर मैं कहती किससे। पति अपने कमरे में बंद रहते, मेरे ससुर प्रायः ही अपने ठेकों के प्रसंग में तिब्बत और ताकलाकोट की ओर उतर जाते। मुझे बड़ी अम्मा के कमरे में बैठकर हलाहल छलकते ताल को देखना बड़ा अच्छा लगता था। उस हवादार कमरे में सर्वदा एक अद्भुत शांत वातावरण छाया रहता। कमरे की दीवारें असंख्य देवी देवताओं की तस्वीरों से भरी रहती। उन्हीं के बीच टंगी रहती बड़े बाबू की एक आदमकद तस्वीर। बंद गले के कोट, गोल टोपी और घनी मूँछों वाले उस रौबदार व्यक्ति का एक एक नक्शा मेरे पति से मिलता था। उनके जीवन काल में घर की बहुएं बहुत ठोक पीट कर बदसूरत ही छांटी जाती थीं। सुंदरी बहुओं पर कम ही विश्वास था उन्हें। वे आज होते तो तुम इस घर में ना आ पाती, मजली जिठानी ने मुझसे हंसकर कहा था। पर फिर बड़ी अम्मा इस घर में कैसे आ गईं? क्या सुंदरी बड़ी अम्मा पर भी बड़े बाबू ने विश्वास नहीं किया? बड़ी अम्मा का चिकना चेहरा किसी विदेशी नन के निष्पाप चेहरे की ही भांति सुंदर था। मैंने उन्हें कभी झल्लाते नहीं देखा। उनके पास बैठना मुझे बड़ा अच्छा लगता था, पर बैठी कहाँ पाती थी। पल भर में ही चिड़चिड़े पति चीखने लगते, कहाँ गई हो? अंगूर का रस अब क्या खाक पीऊँगा? तुम क्या कर रही थी बड़ी अम्मा के विधवा आश्रम में? क्या तुम्हें भी उसकी सदस्य बनने का शौक चर्राया है? मैं उस निर्दयी व्यक्ति के निर्मम व्यंग से तिलमिला जाती। इधर नियमित रूप से पीपी लगने से उनकी तोंद निकल आई थी। कभी कभी ठंडी हवा लगने के भय से वे कानों पर मोटा मफलर लपेट लेते तो मुझे लगता बड़ी अम्मा के कमरे में टंगे तैल चित्र से बड़े बाबू उतर आए हैं। कभी कभी उनके लाड़ का अंत नहीं रहता। कहते, चटपट तैयार हो जाओ, सिनेमा देखने चलेंगे। लाल बेलोर की जरीदार वर्दी में मेरे ससुर के झपानी कुली मेरी डांडी को हवा में उड़ा ले जाते। पीछे पीछे अपने चेस्टनट घोड़े में गरम कपड़ों के जिरह बख्तर में ऐठे चले आते मेरे पति। सिनेमा घर में हमारे बॉक्स के सम्मुख मेरे पति के देसी विदेशी मित्रों की भीड़ लग जाती। कितनी ही रानी महारानियों से मुझे हाथ मिलाना पड़ता। सब मेरे पति को मुझसी रूपवती पत्नी पाने के लिए बधाइयाँ देते तो मैं लज्जा से गड़ जाती। अंग्रेजी सिनेमा की उत्तेजना से कभी कभी मेरे पति को वही खांसी का विकट दौरा पड़ जाता और हमें लौटना पड़ता। उनकी इस गिरती हालत का समाचार सुनकर बाबूजी भागते चले आए थे। उन्हें देखकर क्षण भर को बाबूजी के गौर मुखमंडल पर विषाद की झुर्रियाँ उभर आई थीं। पश्चाताप से उनका चेहरा कुछ क्षणों को विकृत हो उठा था, पर दूसरे ही क्षण उन्होंने अपने को संयत कर मुझे आश्वासन दिया था, सब मंगल होगा छोटी। मैं जाते ही महाकाल के मंदिर में दामाद के लिए मृत्युंजय का अमृत जाप करूँगा। किंतु बाबूजी का अमृत जाप भी उनकी मृत्यु को नहीं जीत पाया। कहते हैं कि यक्ष्मा के रोगी को अंत समय तक ज्ञान बना रहता है। मेरे पति की मृत्यु भी बोलते बोलते हुई थी। मेरी घड़ी कहाँ है? उन्होंने चीख कर पूछा था और उसी चीख के साथ उनकी आँख की पुतलियाँ अचल हो गई थीं। मैं भय से सहमी उनके सिरहाने खड़ी ही रह गई थी। बड़ी अम्मा की दबी सिसकियाँ, दोनों जिठानियों का सटीक बिलाप सुनकर भी मैं नहीं रो पाई। उस कठोर निर्मम व्यक्ति के साथ बिताए गए 7 महीने की अवधि में मुझे एक भी ऐसा प्रणय प्रसंग स्मरण नहीं आ रहा था जिसका आधार लेकर मैं बिलख सकती। घर के अन्य पुरुषों का आना असंभव था। उन्हें खबर भेजने में ही 3 दिन लग जाते। फिर अलकनंदा की जिस रस्सी के पुल से होकर डाक का हरकारा जाता था वह भी कुछ दिनों से बंद था। देबू लला ही करता बने। कभी शमशान घाट की यात्रा के लिए चाय चीनी जुटा रहे थे, कभी अर्थी में बंधी मेरे पति की लंबी देह की निरर्थक परिक्रमा कर रहे थे। मैं सोच रही थी, कितना स्वार्थी है मानव। शमशान घाट की नीरस यात्रा के लिए भी चाय चीनी जुटाना वह नहीं भूलता। घर में अनोखी निस्तब्धता छा गई थी। स्त्रियों के बिलाप के स्वर अवरोह में उतर चुके थे। देहरी पर प्रदीप जलाकर रख दिया गया, जिससे दूसरे लोक को महाप्रस्थान कर गई आत्मा मार्ग पर प्रकाश पाती रहे। किंतु इस लोक में जिस अभागिनी के कक्ष का ज्योतिपुंज सदा के लिए बुझ गया था, उसके लिए प्रकाश की हिंदू शास्त्र में कोई व्यवस्था नहीं थी। 10वें दिन पीपल के वृक्ष के नीचे मृत पति को अंजलि देते मैंने अपने हाथों को देखा तो मैं स्वयं कांप गई थी।
बिना चूड़ियों के मेरे नंगे हाथ मूसल से लग रहे थे। रंग बिरंगे सूत की धज्जियों से संवरा पीपल अपने घने पत्तों की छांव से आधी पगडंडी घेरे था। पंडित जी की श्लोकावृत्ति के साथ पति की प्रेत मुक्ति आत्मा के लिए दोनों हाथों में जल भरकर मुझे दक्षिण दिशा में छोड़ने को आदेश मिला, तो मैं भय से सहमी हाथ का पानी भी छोड़ना भूल गई थी। बड़ी अम्मा प्रायः मेरे पास ही बैठी रहती। 13वीं के पश्चात उन्हीं ने मेरा पक्ष लेकर पुत्र शोक से जर्जरित मेरे ससुर के सम्मुख मेरी शिक्षा को पुनर्नवीभूत करने का प्रस्ताव रखा था। मुझे छोटी ननंद के साथ कॉलेज जाने की अनुमति मिली तो मेरी दोनों जेठानियाँ कुड़कर रह गई थीं। पर लग गए हैं छोटी के, अब देखो कब उड़ती है। मझली दिज्जू ने हंसकर कहा था। कैसी विचित्र भविष्यवाणी थी। धीरे धीरे मेरे पति की बरसी की तिथि भी आ गई और मेरी दोनों जेठानियाँ देबू लला को अपने कटाक्षों से रस सिक्त कर फिर भंडार घर के चक्कर काटने लगीं। मुझे उन दोनों को देखकर उबकाई आने लगती। एक ओर तो उनके व्रत और कोरे अनुष्ठानों का अंत नहीं रहता, दूसरी ओर रंगीले देवर से उनका मर्यादाहीन आचरण देखकर मैं दंग रह जाती। दिन में जिस चादर को बिछाकर भक्ति भाव से सिर हिलाती और कृपाल दत्त पंडित जी से शिव पुराण सुनती, रात को उसी चादर की चांदनी बिछाकर देबू लला और उनके एक रसिक प्रवर मित्र को लेकर ताश की ब्रज लीला जमाती। दोनों जिठानियाँ अंग्रेजी के नाम पर A-B भी नहीं पहचानती थी, किंतु ऑक्शन और कॉन्ट्रैक्ट ब्रिज के अखाड़े में कुशल से कुशल खिलाड़ी को भी वे बुरी तरह पछाड़ देती थीं। देबू लला बार बार मुझे भी आमंत्रित करते रहते, पर मैं बड़ी अम्मा के पास बैठी रहती। कभी कभी देबू लला के आग्रह से बड़ी दिज्जू बुरी तरह झुंझला उठती। नहीं आती तो क्यों बेकार खींच रहे हो? ताश खेलना क्या दिमागी लोगों का काम है? छोटी ठहरी कॉलेज की लड़की, वह क्यों खेलेगी? वह तो पढ़ लिख कर कलेक्टर बनेगी, है ना छोटी? बड़ी दिज्जू, न जाने आज तुम कहाँ हो। यदि पास होती तो दिखा देती। कलेक्टर ही नहीं, कमिश्नर ने भी मेरे पाँव धोए हैं। ऐसे ही एक विदेशी अतिथि दल को घुमाने कश्मीर ले गई थी। वहाँ की स्वर्गीय झील में हमारी हाउस बोट स्वीट किस नीले पीले फूलों से सजाई गई थी। ऐंठी मरोड़ी मूँछों का स्वामी एक अवकाश प्राप्त ICS कमिश्नर भी हमारे दल में था। नौकरी से अवकाश प्राप्त करने पर भी वह जीवन की मौज मस्ती से अवकाश प्राप्त करने के मूड में एकदम ही नहीं था। कभी लड़खड़ाती किश्ती का बहाना ढूंढ अकारण ही मुझे अपने बाहों में संभाल लेता, कभी ज़ोर ज़ोर से इकबाल की कविता की आवृत्ति करने लगता और कभी मेरे पास झुककर पूछ बैठता, क्या बता सकती हैं यहाँ हाउस बोट का चलन कब से हुआ? मेरे विदेशी पर्यटक भी मेरी व्याख्या सुनने मेरे इर्द गिर्द घेरा बनाकर खड़े हो जाते। अपने धूप के चश्मे को साध कर मैं अपनी कंठनली का टेप रिकॉर्डर चालू कर देती कि किस प्रकार एक विदेशी ने कश्मीर की धरा पर प्रासाद बनाने की अनुमति मांगी थी। कश्मीर नरेश का चतुर मस्तिष्क विदेशी की चाल को भांप गया था। छोटा सा प्रासाद बनाकर वह चतुर विदेशी किसी दिन कश्मीर की धरा को अपने प्रासादों से भर देगा। रात ही रात में एक नए कानून की सृष्टि हुई थी। विदेशी प्रासाद अवश्य बन सकता था, पर उस धरा पर उसका अधिकार नहीं रहेगा। विदेशी ने फिर बौद्धिक शतरंज की बाजी जीत ही ली थी। एक चलता फिरता प्रासाद जल में तैराकर स्थल पर बने प्रासाद के अधिकार का प्रश्न उठ सकता था, पर जल पर तैरते प्रासाद पर कैसी आपत्ति? मुसलमान कमिश्नर अपने चट किए गए प्रश्न का पट उत्तर पाकर खिल गया था। मेरी सलीम शाही की जूती में कीचड़ लग गया था। चट से अपनी रेशमी रुमाल निकालकर पोंछते हुए उसने कहा था, आपको एयर होस्टेस किसने बना दिया? IAS में बैठी होती तो निश्चय ही कलेक्टर बन जाती। मैं कैसे कहती कि कभी यही मेरी बड़ी दिज्जू ने भी तो कहा था। प्रयाग के कुंभ स्नान के लिए जब मैं बड़ी अम्मा और जिठानियों के साथ त्रिवेणी तट पर गई थी, तब प्रयाग के पंडे की विलक्षण स्मरण शक्ति देखकर दंग रह गई थी। कुमायूं का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसकी वंशवेली की जड़ उसके मस्तिष्क में न हो। फला जो फला के बेटे, बाईं गाल पर तिल, एक आंख कानी, धन्य था वह पंडा। किंतु आज मैं उस पंडे को भी मात दे सकती हूँ। बड़ी नाव में भरकर हमें वह संगम में डुबकी लगाने ले गया था। हाथ पकड़कर दोनों जिठानियाँ मुझे गहरे जल में खींच ले गई थी। मिट्टी रेत से सनी वह पुरानी खंखड़ नाव
और फूलों से सजा कश्मीर का वह शिकारा, दोनों में अंतर था। अंतर नहीं था तो सिर्फ पुरुष की लोलुप दृष्टि में। जल में डुबकियां लगाने पर पतली साड़ी से झांकते मेरे देह लावण्य में उस प्रौढ़ पंडे की भूखी दृष्टि और झील में तैरकर बाहर निकलने पर मुझे निगलती उस आईसीएस प्रौढ़ कमिश्नर की भूखी दृष्टि में क्या कुछ अंतर था? मेले की भीड़ को चीरती दोनों जिठानियों में मजली के उत्साह का अंत नहीं रहता। यह मानो उनके शुष्क जीवन की एक सुरम्य पिकनिक थी। भिखारियों की भीड़ की शिव की बारात के सम्मुख वे ठगी सी खड़ी रह जाती। प्रत्येक अपंग घिनौने भिखारी का इंटरव्यू लेते लेते कभी कभी अपनी हृदयहीन हंसी से दिशाएं गुंजा देती। मर अभागे, नाक कहाँ गई रे तेरी? हाय हाय छोटी, देख देख मुंह है ही नहीं। क्यों रे, खाना कैसे खाता है तू? लकड़ी की गाड़ी में लुंज पुंज मांस के किसी लोथड़े से वह ऐसे बेतुके प्रश्न पूछती कि पंडा भी बड़बड़ाने लगता। बहू जी, तीरथ करने आई हो या मेला देखने? चुप रहो पंडा जी, ऐसी चीज़ें क्या बार बार मिलती हैं देखने को? बहुत हड़बड़ी मचाई तो शाप दे दूंगी। तुम्हारी भी ऐसी ही गति होगी अगले जन्म में। हो करके रसिक पंडा मेरी जिठानी के कान ही के पास मुंह ले जाकर न जाने क्या कहता कि वह हंसती हंसती दोहरी हो जाती। स्पष्ट सुन न पाने पर भी पंडे के अस्पष्ट स्वर मैंने सुन लिए थे। उस अभागे नासिका विहीन भिखारी की दुर्वस्था का किसी नासिका लोलुप भीभत्स रोग से संबंध जोड़कर त्रिपुंडधारी पंडा अपने अश्लील परिहास से रसिक चित्त का परिचय दे रहा था और मेरी दोनों जिठानियाँ अपने रामनामी दुपट्टे मुंह में ठूंस हंसती हंसती दूरी हो गई थीं। कभी कभी मुझे बड़ी अम्मा की तथस्थता पर झुंझलाहट हो आती। सब कुछ देखकर भी वे निरंतर माला जपती रहती हैं। आए दिन हमारे यहाँ कीर्तन सभा होती। मार्बल मंडित गोल कमरे को गंगा जल से धोकर बीच में यज्ञ वेदी सजाई जाती। कर्मकांडी ब्राह्मणों की उदर पूर्ति के हेतु मेवे की खीर लबालब कढ़ाई में छलकने लगती। उपासना सभा का सभापतित्व ग्रहण करता गैरिक वसंधारी सौम्याकृति का पाखंडी स्वामी आत्मानंद। उसके गौर ललाट पर गोरोचन का टीका रोली से संवरा रहता। दोनों बड़ी बड़ी आँखों की रेशमी पलकों का सौंदर्य किसी भी सुंदरी की पलकों से होड़ ले सकता था। निकट से देखने पर भी उसकी वयस की मरीचिका चतुर से चतुर व्यक्ति को भी भटका सकती थी। उसके आने का समाचार पूरे शहर में हवा की भांति उड़कर फैल जाता और देखते ही देखते हमारा दालान डांडी और घोड़ों से भर जाता। भजन कीर्तन और झांझ करताल के संगीत से ऊबकर मैं सीमांत के कमरे में बंद हो जाती। उस धूर्त स्वामी की मैं नस नस पहचानती थी। मुझसे कहता था, राधिका, जयदेव के पद गुनगुनाता वह निर्लज्ज कभी बड़ी अम्मा के सामने ही कहता, राधे मेरे पैर दाब दे। बड़ी अम्मा मेरी चुप्पी का दूसरा ही अर्थ लगाती। शायद उतने बड़े महात्मा के चरण छूने में मुझे संकोच हो रहा था। देख क्या रही है बहू, दाब देना पैर। बड़ी अम्मा का आदेश मैं कैसे टाल सकती थी। सिर झुकाए उसके चरण दाबने लगती तो मुझे लगता असंख्य घिनौने कीड़े मेरी हथेलियों में कुलबुलाने लगे हैं। कभी कभी सबकी दृष्टि बचाकर वह मेरी हथेली अपने पैरों के बीच दबा लेता। उसकी भूखी आंखों की दुनाली से वासना की गोलियां दंदनाने लगती। दूसरे ही क्षण मेरी कठोर मुख मुद्रा देख वह नट की फुर्ती से अपने को संयम की रस्सी पर साध लेता और ऊंचे स्वर में गीता के श्लोकों की आवृत्ति करने लगता। मेरे जी में आता उसकी स्वर्ण मंडित पादुका उसके सिर पर दे मारूं, पर लोगों की दृष्टि में उस परमहंस बाबा की महिमा अपार थी। उसका चरणोदक शीशियों में भरकर विदेशों तक भेजा जाता था। मैं कुछ कहती तो वह लंपट मुझे ही लपेट लेता। फिर एक बात और थी, उस तांत्रिक की अघोरी दृष्टि में कुछ ऐसी सम्मोहनी थी कि वह एक बार आंखें चार होने पर देखने वाले को मनमानी उठक बैठक करवा सकता था। मैं कभी भूलकर भी उसकी ओर नहीं देखती थी। उसने भांति भांति की चेष्टाएं कर ली थी। कभी कहता, राधे देख तो मेरी आंख में शायद तिनका पड़ गया है, बड़ा गड़ रहा है। मैं बड़ी दिज्जू को भेज देती। कभी वह फिर पुकार लगाता, राधे मेरी आंखों में चंद्रोदय बूटी तू ही डाल दे, बड़ी और मछली ठीक से नहीं डाल पाती। मैं कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल जाती। कई बार साहस बटोरकर बड़ी अम्मा से कहने भी गई
किंतु लाल थैली में छिपे उनके हाथ माला फेरते रहते। आँखों में उनके अंतर की सुचिता छलक उठती। पाठ करते करते वे दर्शन के झटके से ही पूछती, कुछ काम है? उनके भोले शिशु की सी अम्लान हंसी देखकर मुझे कुछ कहने का साहस ही न होता और मैं चुपचाप लौट आती। देबू लल्ला पर बड़ी अम्मा का अगाध स्नेह था। फिर वे एक लंबे अरसे से वे मेरी जिठानियों के साथ रहते आए थे। कभी किसी को उनके विरुद्ध शिकायत नहीं रही थी। मेरे लिए ही वे एकाएक इतने बुरे कैसे हो गए? फिर मेरे पास सबूत ही क्या था? कहीं बड़ी अम्मा भी मुझे गलत समझ बैठी तो मेरा कहाँ ठिकाना रह जाएगा। जल में रहकर मगर से बैर नहीं हो सकता था। फिर मगर क्या एक ही था? मुक्ति का एक ही उपाय था। चंद्रावती मसीह मेरे साथ पढ़ती थी। हम दोनों की मैत्री विमाता की पैनी दृष्टि की लपटों से भी नहीं झुलस पाई थी। मिशन की नाना सुविधाओं की सीढ़ियां पार कर वह एक ऊंची नौकरी पा गई थी। दिल्ली में वह अपने मामा के साथ रहती थी। मामा बहुत बड़े बड़े लोगों को जानते हैं। मुझे अनायासी हवाई जहाज़ में एयर होस्टेस बना देते, उसने लिखा था। पर यह काला कलूटा निगोड़ा चेहरा बैरी बन जाता है। तू यहाँ चली आ और तेरे परी से चेहरे को देखते ही वे तुझे एयर होस्टेस बना लेंगे। कितना सुंदर प्रस्ताव था। पृथ्वी के भूखे भेड़ियों की पहुँच से दूर उड़कर एकदम आकाश में। मेरी दोनों जेठानियाँ स्वामी जी के साथ सुदीर्घ तीर्थ यात्रा भ्रमण पर चली गई थीं। बड़ी अम्मा के दोनों हाथ रहते लाल थैली में और आँखों ने प्रपंच को पकड़ना नहीं सीखा था। मैं भाग गई। क्षण भर को संस्कारों की बेड़ियों ने पैरों को जकड़ लिया। अंतरात्मा धिक्कार उठी। छी छी, जिस थाली में खाया उसी में छेद कर रही है। जिस बड़ी अम्मा ने पढ़ाया, स्वतंत्रता दी, उसी को छलकर भाग रही है। फिर आंखों में तैरने लगती बाबूजी की कर्मनिष्ठ सतर पीठ, लोगों के व्यंग्यवाणों से छिदता मौसी का करुण चेहरा, पीलिया के रोग से उठे रुग्ण मातृत्वहीन कुंदन की सहमी सहमी आँखें। कभी कभी वह भागकर मुझसे मिलने चला आता था। अब किसके पास जाएगा? पर आंसुओं के साथ साथ धुंधली आकृतियाँ धीरे धीरे बह गईं। मैं अब पृथ्वी छोड़कर आकाश पर आ गई हूँ। दरिद्र भाई की व्यथा हृदय को अभी भी कचोटती है। जब अंतिम बार वह मुझसे मिलने आया तो मौसी के बेटे की उतरन का अधरंगा वही नीला ब्लेजर पहने था जिसकी दोनों कोहनियों पर मैंने लाल पैबंद लगा दिए थे। अब पैबंद भी फटकर फड़फड़ाने लगे थे। उसकी आंखों की नीली पुतलियां कांच की नीली गोलियों सी चमक उठी थीं। हम दोनों भाई बहनों की आंखें एक सी ही थीं, गहरी नीली। 4 मील दूर गणनाथ के स्कूल का उतार वह अपने लोहे के पहिए को तार के चाबुक से भगाता मिनटों में पार कर लेता, किंतु लौटने की चढ़ाई का मार्ग लोहे के निर्जीव अश्व और सजीव अश्वपति दोनों को क्लांत कर देता। दिन डूबते ही उसकी बाल सुलभ उत्सुकता और बढ़ जाती। दीदी, तुम क्या आसमान के सितारों में अम्मा का सितारा पहचान सकती हो? वह लेटा लेटा मुझसे पूछता। न जाने उससे किसने कह दिया था कि मरने के बाद सब सितारे बनकर टिमटिमाने लगते हैं। दीदी, तुम्हें कोई 10 लाख रुपए दे तो क्या तुम अकेली जागेश्वर के शमशान घाट तक जा सकती हो? हाँ, मैं उसके निरर्थक प्रश्न का निरर्थक उत्तर देती और वह मेरे पास सरक आता। 10 लाख रुपए के लोभ में शमशान घाट की यात्रा अकेले ही कर लेने की दुस्साहसिनी दीदी का दृढ़ संकल्प उसे विचलित कर देता। कभी कभी हमारे ग्राम के आकाश का वक्ष विदीर्ण कर धुआं छोड़ता जेट विमान निकल जाता तो वह पगला सा आता। अरे मदनिया, हिरवा, देखो चील गाड़ी। दीदी, चील गाड़ी। आहा रे चील गाड़ी। ओहो रे चील गाड़ी। अपनी पतली सीख सी बाहें आकाश की ओर नचाता वह गोल गोल घूमने लगता। चील गाड़ी रे चील गाड़ी। आज उसकी दीदी उसी चील गाड़ी में ना जाने कितने देश विदेश घूम चुकी है। राजसी अतिथियों के वायुयान में मेरी उपस्थिति अनिवार्य हो उठी है। मेरी नीली आँखें, गोरा रंग कभी कभी किसी विदेशी अतिथि को उलझन में डाल देते हैं। एक्सक्यूज़ मी, क्या आप तुर्की हैं? वह मुझसे पूछता है। मैं हंस देती हूँ। अपनी भुवन मोहनी हंसी को अब मैंने पहचान लिया है। भारत के वेदांत, दर्शन संगीत से लेकर करी पाउडर की भोजन सामग्री,
साड़ी पहनने की शिक्षा, सबका विस्तृत विवरण देखकर मैं अतिथियों की आकाश यात्रा को आश्चर्यजनक रूप से मनोरंजक बना देती हूँ। किंतु अचानक हंसी कहकहों और प्रश्नोत्तरों के बीच मैं उदासी में डूब जाती हूँ। क्या पता नीचे विराट धरती पर वायुयान का शब्द सुन नीले ब्लेजर के लाल पैबंद फड़फड़ाता अपने लोहे के अश्व को तार के चाबुक से साधे कोई चीख चीख कर अपने साथियों को पुकार रहा है, अरे मदनिया, हिरवा देखो चील गाड़ी। सहसा मैं परिश्रम से मुखस्त किया गया अपना वेदांत दर्शन और साड़ी शिक्षा का पाठ भूल जाती हूँ। मुझे लगता है आकाश के नीचे ब्लेजर में डूबते सूर्य की अरुण शिखा के दो फटे पैबंद फड़फड़ा रहे हैं और दो दुबले सींग से हाथ आकाश की ओर उठा उठाकर कोई नाचता घूमता गा रहा है, आहा रे चील गाड़ी, ओहो रे चील गाड़ी। आशा करती हूँ कि ये कहानी मेरी ज़ुबानी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और भी रोचक अनूठी कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक्स फॉर लिसनिंग।